सर्वप्रथम संदीप लकड़ा को नमन करते हुए और धैर्य और साहस की मूर्ति रेशमा सलीमा को भी मैं नमन करता हूँ। वो इसलिए नमन करता हूँ कि इन्होंने जो धैर्य और साहस दिखाया है और खुद लड़ाई में शामिल है और हमको भी लड़ने के लिए प्रेरित किया है। साथियों, आप सबको पता है घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ था, उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूं और बहुत सारे केस का मैं खुद विवेचना किया हूं। एसडीओपी के रूप में प्रोफेसर था तब भी और एसपी था तब भी, और मेरे कार्यप्रणाली को कई पुलिस वाले जो मेरे साथ काम किए वो जानते भी हैं। देखिए, पुलिस के ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आरोप सीधा सीधा है। घटना की जानकारी सर्वप्रथम थाने में दिया गया। उस दिन चलो आप टालने का प्रयास किए तो गुमशुदगी लिख सकते थे, नहीं लिखे। जब बाद में पता चला कि मारपीट कर खून निकल गया है, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी में बिठा के ले गया है प्रत्युष पांडे द्वारा, तब तो स्पष्ट हो गया था कि ये अपहरण की घटना हो चुकी है। तब भी उन्होंने अपराध कायम नहीं किया। जब समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया, तब जाकर मजबूरी में प्रथम सूचना दर्ज किया गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस की कार्यप्रणाली में संदेह है और इसीलिए आज पुलिस के अगेंस्ट में पब्लिक खड़ी हुई है। पुलिस जब अपराध कायम हो गया, अपहरण की घटना, और उनकी जो घटना स्थल है वहां पे उनकी जो मृतक का जो जूता और मोटरसाइकिल रखा हुआ था 3 महीने तक। जब अपराध कायम हो गया तो आपको उसको वजह सबूत जब्त करना चाहिए। 3 महीने तक नहीं किए जब्त। जब हम लोग एसपी के पास जाके मिले और उनको बताया गया, लिखित में 8 बिंदु हम लोगों ने पॉइंट बना के दिया कि इन बिंदुओं पर जांच किया जाए और जो घटना स्थल से वजह सबूत जब्त किया जाए, तब जाकर उन्होंने कार्रवाई किया। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल नए जो आईपीएस हो, थानेदार हो, डीएसपी हो, ठीक से कई चीज कानून की पढ़ाई करते नहीं है। एसपी साहब कहते थे कि मैं किस आधार पे जूता जब्त और मोटरसाइकिल को जब्त करूंगा। ये छोटा सामान्य सी बात है पुलिस के लिए कि जब भी कोई घटना होती है, कोई वजह सबूत, चाहे अपराध घटित हुआ हो, चाहे गुमशुदगी हो, वजह सबूत जब्त करना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पे हमें संदेह है। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये पुलिस वाले खुद मिले हुए थे अपराधियों से, उनसे रोज बातचीत होती थी और कॉल डिटेल अगर थानेदार, एसडीओपी, एसपी और भी लोग उनसे जो संबंध है उनका कॉल डिटेल निकाला जाए तो अवश्य उनसे बात हुई होगी, ये प्रमाणित हो जाएगा। अगर प्रमाणित हो गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब तो स्पष्ट हो गया, हत्या कर दी गई है, डेड बॉडी मिल चुकी है। तो जो विवेचक है, जिसने जानबूझकर केस को विवेचना में लापरवाही किया और इसको ठीक से ढंग से विवेचना नहीं किया, तो उसमें अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रावधान है। अगर इस प्रकार से कोई जानबूझकर कोई साक्ष्य को छुपाने का प्रयास करता है, विवेचना में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट की मुकदमा कायम होनी चाहिए और होनी चाहिए, इसके भी हम मांग करते हैं। आप लोग सहमत हैं? और एक दूसरे जो इनके द्वारा हमारे संदीप मृतक के घटना के बाद 2 या 3 दिन बाद इन्होंने चोरी करने की रिपोर्ट लिखाई।
अब प्रमाणित हो चुका है कि चोरी नहीं किया है। 7 तारीख के बाद उन्होंने लिखा है चोरी की घटना, तो स्पष्ट है कि 302 के साथ साथ वो जो अभिषेक पांडे और उनके आदमी के खिलाफ जिसने चोरी की रिपोर्ट लिखाई है, उसके खिलाफ भी झूठी प्रकरण दर्ज कराने का केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं? ये भी हमारी मांग है। और ये जो काल बॉम्बे पे जो मोबाइल पहुंचाने गए थे संदीप भाई को फंसाने के लिए, उनके वो शायद गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं हुए? हाँ, तो कॉल डिटेल के आधार पे उनके भी जांच किया जाए, और जो मोबाइल पहुंचाने गया था बॉम्बे, उनको भी आरोपी सह आरोपी बनाया जाए, षड्यंत्र में उनकी शामिल है। इस प्रकार से ये घटना के बिंदु हैं। और जो मुआवजा है वो अब तो देना ही पड़ेगा। अब साबित हो चुका है इनकी हत्या की गई है, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण में प्रावधान है, शासन के नियम भी है, फिर भी आज तक कोई इनको मुआवजे के देने के संबंध में शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, दुर्भाग्यजनक बात है। और बात बताऊं मैं, थाने वो जो सब इंस्पेक्टर जांच कर रहा था, तो उसके ऊपर कौन होता है? जीआई होता है, उसके ऊपर एसडीओपी होता है, तो डायरेक्ट सुपरविजन करता है। रोज नामचा एक होता है थाने में, जो मिनट टू मिनट लिखी जाती है, थानेदार उसमें दस्तखत करता है, वो जाता है एसडीओपी के पास। ये जो घटना ठीक से जांच हो रही नहीं, इस दिशा में जांच कर रहा है सब इंस्पेक्टर। प्रथम जवाबदारी थानेदार की थी, उसके बाद एसडीओपी की थी। इन लोगों ने अपने सुपरविजन ठीक से नहीं किया, और शायद जानबूझ के राजनीतिक दबाव के कारण या भी जो भी लालच के कारण इनके द्वारा ठीक से सुपरविजन नहीं किया। इसलिए भी हम मांग करते हैं कि इनकी भी उनमें मिली भगत है, और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एसपी तो बात की बात है, डायरेक्ट सुपरविजन थानेदार और एसडीओपी की होती है। इन लोगों ने भी जिस प्रकार विवेचना ने लापरवाही बरती है, उसी प्रकार से सुपरविजन करने में भी थानेदार और एसडीओपी ने लापरवाही बरती है। ये स्पष्ट जगजाहिर हो चुका है। ये तो इस केस के संबंध में हुआ। हम लोग ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, सबको जाना है, 2-3 मिनट और सुन लीजिए, पानी भी गिरने वाला है। हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन अपनी अस्मिता के लिए ही लड़ रहे थे, आज भी हम उसी के लिए लड़ रहे हैं, और वही सब चीज जा रहा है। और हमारे जनप्रतिनिधि हो चुन के भेज रहे हैं, उन्हीं के नजर के सामने जा रहा है। हमारी जमीन आपके 6ठी अनुसूची में आते हैं, पैसा एक्ट वाली जगह में आते हैं, लेकिन जमीन हमारी कोई खरीद नहीं सकता दीगर व्यक्ति, लेकिन उसके लिए भी रास्ता निकाल चुके 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट। ये अब कह दिया गया कि आदिवासी की जमीन कोई भी लीज में ले सकते हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? रोड किनारे जितने जमीन है सब लीज में ले रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप खोल रहा है, कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहा है, कोई राइस मिल खोल रहा है। ये जमीन हमारी जा रही है पूरी। नौकरी तो आपकी चली गई। यहाँ सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में स्थानीय आरक्षण था, वो खत्म कर दिया गया। अब कहाँ जाओगे? आप चपरासी नहीं बन सकते, गुरुजी नहीं बन सकते। बस्तर संभाग की बात बता रहा हूं मैं, 4440 पद निकला था। अगर पुरानी व्यवस्था होती तो 4440 पद बस्तर संभाग के लोगों को ही मिलती नौकरी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में गुरुजी बनते। लेकिन आरक्षण खत्म कर दिया। आपको जानकर दुख होगा, बस्तर संभाग के सिर्फ 225 लोगों का हुआ, सभी जाति मिला के, उसमें बामन, ठाकुर, गौड़ सब मिला के। अब सोचिए कहाँ कहाँ है, और हम लोग सोए हुए हैं। जागने की जरूरत है, आप संगठित होने की जरूरत है। अगर संगठित नहीं होंगे ना, तो इसी प्रकार के हत्या करते रहेंगे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने अधिकार के प्रति सजग होना पड़ेगा। आपके कहाँ कहाँ अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको जानना पड़ेगा। जब जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आरक्षण यहीं तक सीमित नहीं हो रहा है। ये अभी आपका सीतापुर से विधायक बन रहे हैं ना, ये भी जाने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है जनहित याचिका। उन लोगों ने कहा यही कांग्रेस बीजेपी वाले ही लगवाते हैं दूसरे के माध्यम से। अब क्या दलील दिया गया है कि आरक्षण को 10 साल के लिए राजनीतिक आरक्षण दिया गया था, उसको खत्म किया जाए, 75 साल हो गया, और उसको रोटेशन सिस्टम से लागू किया जाए। जैसे पंचायत में, नगर पंचायत में होता है ना, कभी एक वार्ड कभी एससी का होता है, कभी एसटी का होता है, कभी ओबीसी का होता है, कभी जनरल का होता है, उसी सिस्टम में लागू किया जाए बोल रहे हैं। तो आपका नंबर कब आएगा? एक बार 5 साल जनरल, 5 साल ओबीसी, 5 साल एससी, 5 साल जो महिला आरक्षण है 5 साल ओ, 20 साल निकल गया, 25वें साल में आपका नंबर आएगा। आप अभी तो है अधिकार आपके पास, तब कोई सुनने वाला नहीं है। जिस दिन अगर ये व्यवस्था लागू हो गया उस दिन आपका क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। अब नहीं जागे ना तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। जमीन आदिवासी में, हम लोगों में, खासकर हमारे तरफ की बात बता रहा हूं, इधर की व्यवस्था मुझे पता नहीं है। जमीन को हम लोग कुल की संपत्ति मानते हैं, इसलिए लड़की को बंटवारा नहीं देते हैं। उसमें भी आंख गड़ा लिए हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लग चुकी है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है, अब जवाब दिए हैं या नहीं दिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उनका कहना है कि आदिवासियों में लड़कियों के साथ समानता का अधिकार संपत्ति में नहीं है, और नहीं है तो इसलिए नहीं है कि हम कुल की संपत्ति मानते हैं। जिस दिन कस्टमरी लॉ के हिसाब से अगर जिस दिन ये बराबरी वाला अगर नियम लागू हो गया सबके साथ, उस दिन क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। कहने में अच्छा लगता है कि बेटी को क्यों नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, अच्छा लगता है, और जिसके पास है स्वेच्छा से देता भी है, अभी भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं, हमारे घर में भी दिए, लेकिन नियम नहीं है। जिस दिन ये व्यवस्था लागू हो जाएगा उस दिन आपकी जो जमीन बचा है ना अभी, वो एक भी नहीं बचेगा। हमारे जो बेटी हैं और जिस घर में ज्यादा जमीन है उस घर की लड़कियों को, हमारी बेटियों को भगा के दे जाएंगे, शादी करेंगे और बंटवारा मांगेंगे। हमारी तो बेटी भी चली जाएगी और जमीन भी। कहाँ षड्यंत्र हो रहा है, और हम लोग वही बीजेपी कांग्रेस में घुसे हुए हैं, और ये लोग हमारे साथ कितना न्याय कर रहे हैं आप सोच लीजिए। जितना मैं 2-4 बात बताए उसी पे। स्थानीय आरक्षण की लड़ाई कौन आपका विधायक लड़ रहा है क्या? अभी किसी ने विधानसभा में बोला कि इसको लागू करो फिर से? किसी ने नहीं किया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं बोला। इनको सिर्फ उनका दिल्ली के जो आदेश है उनको मानना है, समाज कहीं भी चले जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अरे उनके आदत, अरे आपके बच्चा भी जाएगा। ये पीढ़ी को अगर हम लोग नहीं, इन पीढ़ियों के लिए हम लोग नहीं संभाले तो आने वाला पीढ़ी हमको बहुत गाली देगा। तो आपको अगले पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो अभी से संगठित होकर लड़ाई में शामिल होना है। कहने के लिए बहुत सारा चीजें, ईमानदारी पूर्वक न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है। उनके साहस के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और साथ ही साथ ऐसी आने वाले समय में भी अपने अधिकार के प्रति न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। अकबर साहब आप संघर्ष करो, अकबर साहब आप संघर्ष करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।